देखिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस बट इन केस ऑफ सीरीज 2 and 3 element of re-identical due to poor shielding effect of UF or vitals, hence atomic do not increase in it remains same। कहने का मतलब है कि जो सीरीज़ है इसमें टाइटेनियम यानी ZR और HF के बीच में इक्वल चीज़ें होती हैं, NB और TA के बीच में इक्वल होता है, यानी ये दोनों इक्वल होता है। क्या होता है, जो फोर्थ वाला F ब्लॉक वाला होता है, फोर्थ वाला, वो पुअर शील्डिंग शो करता है, पुअर शील्डिंग शो करता है, जिसके कारण पुअर शील्डिंग यानी कि आर पार दिखाई देता है, जिसके कारण और एटम्स में कोई बदलाव नहीं आता है। क्या आता है, जिसमें एटम्स में कोई बदलाव नहीं आता है। जब साइज़ बढ़ता है तो वो नियरली इक्वल ही होता है, यानी कि वो इक्वल ही साइज़ बढ़ता है। तो वैसे को क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब हम देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी। तो इसमें क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन E माइनस फ्रॉम इट्स न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस स्टेट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। कहने का मतलब है कि सपोज मेरे पास ये न्यूक्लियस है, इसको यहाँ से हटाने के लिए मिनिमम एनर्जी जितनी चाहिए, यानी कि सबसे कम एनर्जी जितनी चाहिए, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, क्या है वो, आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब इसमें इन तीनों में आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो डिक्रीज करता है, मतलब घटता है। देख लो कौन कौन सा है। Fe है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है Ar 3D 3D6 4s2, CO है Ar 3D7 4s2, Ni है Ar 3D 8 4s2, यानी कि 6 7 8 है, सबका 2 2 इक्वल है, 6 7 8 बढ़ रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो घटेगा, यानी कि कम होगा। Why second ionization energy of Cr and Cu is high as per usual trend, यानी कि Cr और Cu का जो होता है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो ज़्यादा क्यों होता है बाकी सबसे, तो क्यों होता है, Ar3D5 4s1 है, अगर सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन में इसमें से निकाल दे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दे तो 4s हट जाएगा। ठीक है, यानी ये एस वाला हट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हट गया, तो हमारे पास क्या बचा, Ar3D5। अब 3D5 में से जब हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी कि वो 5 जो है वो ऐसे ग्रुप बना है, तो इस मुट्ठी को खोलने में जैसे कि क्या कहते हैं, और ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर लगेगा अकॉर्डिंग टू इस उंगली को ऐसे खोलने में। तो वही है कि यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको हटाने के लिए एक, उसमें से एक खींचने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसी कारण इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो यूजुअली से ज़्यादा होगी। अब आगे क्या है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन, डी ब्लॉक एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस में ये सारे जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। अब स्कैंडियम और जेडन का एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और बाकी सबका इतना सारा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 1 2 3 4 5 6, इसका 4, इसका 3, इसका 3, इसका 3। ठीक है, देख लेना एक बार। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक पैरामैग्नेटिक होता है जो क्या करता है, अट्रैक्ट बाई मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है। दूसरा होता है डाई मैग्नेटिक, जो कि मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागता है। और तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक, जो कि एकदम उसमें आके चिपक जाता है, मजबूती से चिपक जाता है। जो एलिमेंट्स मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं, जो एलिमेंट्स मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं उसको डाई मैग्नेटिक कहते हैं, और जो एलिमेंट्स एकदम आके चिपक जाते हैं उसको फेरो मैग्नेटिक कहते हैं। आगे
Many transition metals shows paramagnetic behavior, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो ट्रांजिशन मेटल जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड ए माइनस, यानी कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड जब उसको खींचेगा तो जल्दी से खींच के आ जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, यानी मैग्नेटिक मोमेंट निकालते कैसे हम? मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू एन बाई एन ब्रैकेट एन प्लस 2 और ब्रैकेट मतलब सॉरी स्क्वायर रूट एन। यहाँ पे क्या है? ये यहाँ एन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू भी बढ़ेगा। और जब नंबर ऑफ, यहाँ हमने पहले पढ़ा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिज्म, उसका जो अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो भी बढ़ेगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, यानी कि आयंस जो होता है अपना कलर कैसे चेंज करता है? कैसे चेंज करता है? सपोज कि मेरे पास है एक एक्साइटेड स्टेट, सॉरी मेरे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसको हमने क्या किया? उसको एनर्जी दी हमने, तो कहाँ चला गया? वो चला गया एक्साइटेड स्टेट में। कहाँ चला गया? एक्साइटेड। जब एनर्जी होगी तो उसके पास बहुत सारी एनर्जी होगी। अब उसको वापस नीचे भी तो आना, हमने पहले वाला पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो फिर नीचे भी आता है। तो एक्साइटेड स्टेट से निकलने के लिए उसको एनर्जी लूज़ करनी पड़ेगी, यानी कि रिलीज एनर्जी करना पड़ेगा ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए, यानी कि जहाँ वो पहले था। तो जो रिलीज एनर्जी करेगा उसमें से रेडिएशंस निकलेंगे, और रेडिएशंस कैसी होती है? प्रिज्म टाइप, जो कलर दिखाती हैं। कैसी होती हैं? प्रिज्म टाइप, जो कलर दिखाती हैं। तो ऐसे ही कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस होते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म्ड कलर आयन। When the unpaired electron gives energy, it reaches to excited state where E minus is not stable and hence return to ground state. On returning to ground state, the E minus emit energy in the form of radiation where frequency wavelength lies in visible spectrum.